नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शशिकांत पंडित और आप देख रहे हैं मूनस्टोन क्लासेस। तो आपका स्वागत है क्लास 10th की साइंस की चैप्टर नंबर 13। ये पुरानी बुक से है अकॉर्डिंग टू चैप्टर नंबर 13 एंड जो नया रैशनलाइज सिलेबस है यह चैप्टर 12 है, दैट इज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो हम ये पार्ट सेकंड में आ चुके हैं। फर्स्ट पार्ट में मैंने मैग्नेट्स के बारे में बताया था, बेसिक कंसेप्ट्स, मैग्नेट के प्रॉपर्टीज, कहाँ कहाँ यूजेस होते हैं, बार मैग्नेट, टेम्पररी मैग्नेट्स, हॉर्सशू शेप मैग्नेट्स, परमानेंट मैग्नेट, फिर राइट एंड थंब रूल, फिर मैग्नेटिक इफेक्ट, जो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट इन ए स्ट्रेट कंडक्टर, है ना, स्ट्रेट कंडक्टर। फिर साथ ही साथ में एक सर्कुलर लूप में किस तरह से होता है, वो सब हमने डिस्कस कर चुके थे फर्स्ट पार्ट में। तो अगर फर्स्ट पार्ट आप नहीं देखे हैं तो आप देख सकते हैं, उसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स साथ ही साथ पिन कमेंट में भी मिल जाएगा। और इस पार्ट को अंत तक ज़रूर देखिएगा और अगर पसंद आए वीडियो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए बिना टाइम गवाए हम लोग पार्ट 2 में आ जाते हैं और इसमें हम लोग डील करेंगे मेनली मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट इन ए सॉलिनॉइड। ठीक है, तो पहले दो जो थे, एक स्ट्रेट कंडक्टर में और एक सर्कुलर लूप में, ये सब हम लोग ने पहले पार्ट में डिस्कस कर लिया है, तो पहला पार्ट ज़रूर देख लीजिएगा, फिर आपको ये पार्ट समझने में आसानी हो जाएगी। अब हम लोग तीसरा केस में आ जाएंगे जिसमें हम लोग सोलिनॉइड में पढ़ेंगे कि सोलिनॉइड के केस में मैग्नेटिक फील्ड कैसा होता है जब हम लोग इलेक्ट्रिक करंट पास कराते हैं। तो सबसे पहले जानना होगा कि सोलिनॉइड होता क्या है एक्चुअली में। तो सोलिनॉइड क्या है? तो सोलिनॉइड इज ए कॉइल with many circular turns of insulated copper wire wrapped closely in the shape of a cylinder। ठीक है, तो इस तरह से अगर एक लंबा सा हम लोग वायर लेंगे, स्ट्रेट कंडक्टर लेंगे कॉपर वायर का, ठीक है, अब उसी को अगर हम लोग एक सर्कुलर फॉर्म में बना देंगे तो एक सर्कुलर लूप बन जाता है। अब वैसा ही सर्कुलर लूप अगर बहुत बार हम लोग टर्न्स ऐसे बना देते हैं, ठीक है, ऐसे करके ऐसे करके रफ डायग्राम आप बना सकते हैं, ऐसे बहुत सारे टर्न्स अगर बना देते हैं तो बेसिकली दिस इज अ सॉलिनॉइड। ठीक है, सर्कुलर, और ये अंदर से हॉलो होता है, ऐसा नहीं होता कि कुछ इसके अंदर होता है, ये अंदर से हॉलो होता है। और ये जो दो एंड्स है मेनली, इस फोटो में भी देख सकते हैं, ये दो एंड्स हैं, इसमें बाकी जो इलेक्ट्रिक सर्किट है, जो वायर है, स्विच है, बैटरी है, मीटर, वो सब कनेक्टेड रहता है। ठीक है, जो इलेक्ट्रिसिटी में मैंने बताया था। तो बेसिकली इस ऐसे फिगर को मेनली ऐसे जो हॉलो सर्कुलर टर्न्स ऑफ इंसुलेटेड थिक कॉपर वायर है और wrapped क्लोजली, उसी को मेनली सोलेनॉइड कहा जाता है। तो इस केस में, सोलेनॉइड के केस में मैग्नेटिक फील्ड कैसी होगी? तो मैग्नेटिक फील्ड जो होगी वो सेम होगी जैसे हमें स्ट्रेट कंडक्टर में मिला था और साथ ही साथ सर्कुलर लूप में, क्योंकि एक स्ट्रेट कंडक्टर से ही हम लोग सोलिनॉइड बना रहे हैं। ठीक है, तो जैसे सर्कुलर लूप में था, इसमें क्या होगा, सर्कुलर लूप में जितना नंबर ऑफ टर्न्स होगा उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। सर्कुलर, एक सिंगल सर्कुलर लूप में जो भी मैग्नेटिक फील्ड थी उसको सोलिनॉइड के केस में क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ टर्न से मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो इसमें भी, इस केस में भी मैग्नेटिक फील्ड जो है वो सेम रहेगी और वो एक बार मैग्नेट की तरह मेनली सोलिनॉइड जो है बिहेव करने लगता है। तो करंट कैरिंग सोलिनॉइड प्रोड्यूसेस सिमिलर पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एज ए बार मैग्नेट। ठीक है, सिमिलर पैटर्न ऑफ बार, जिस तरह से बार मैग्नेट करता है उसी तरह से इसमें भी वही होता है। तो जैसे कि ये सोलिनॉइड है, सोलिनॉइड को हम लोग एक बार मैग्नेट की तरह कह सकते हैं जिसके नॉर्थ एंड साउथ पोल होगी। ठीक है, अब नॉर्थ और साउथ पोल कौन सा होगा वो बहुत ध्यान से जानना जरूरी है। मान लीजिए कि ये एक बैटरी है, ठीक है, दिस इज अ बैटरी, और ये इलेक्ट्रिक वायर से हम लोग कनेक्ट किए हैं सोलिनॉइड को। ठीक है, इस तरह से कुछ ऐसे 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 करके हम लोग ने सोलिनॉइड को कनेक्ट किया है। तो प्लस से माइनस ये साइन होता है और इलेक्ट्रिक करंट किधर से फ्लो करता है, तो प्लस डायरेक्शन से नेगेटिव डायरेक्शन की तरफ में। ठीक है, तो सोलिनॉइड का जो फर्स्ट पार्ट, जो पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी के साथ जुड़ा हुआ है, उसको हम लोग साउथ पोल जनरली कंसिडर करते हैं, और जो नेगेटिव पार्ट से अटैच्ड है उसको हम लोग नॉर्थ पोल कहते हैं। ठीक है, तो इस फोटो में भी अगर आप गौर से देखेंगे तो पॉजिटिव टर्मिनल जो है वो ये साइड है एंड नेगेटिव इज दिस टर्मिनल। तो ये साइड क्या हो जाएगा, दिस साइड विल बी साउथ पोल एंड दिस इज द नॉर्थ पोल। ठीक है,
अब बार मैग्नेट्स में जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं वो पता ही है आपको। उसमें क्या होता है, आउटसाइड द बार मैग्नेट मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन होता है वो नॉर्थ से साउथ के डायरेक्शन में होता है। तो इस फोटो में देख लीजिए, नॉर्थ से साउथ के डायरेक्शन में ये जा रहा है। और इनसाइड द बार मैग्नेट क्या होता है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो होता है वो साउथ से नॉर्थ के डायरेक्शन में जाती है। ठीक है, तो सिमिलर बार मैग्नेट की तरह भी इसमें भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होता है। जो प्रॉपर्टीज है मैग्नेटिक फील्ड लाइन इन अ सोलेनोइड, वो भी बहुत हद तक बार मैग्नेट की प्रॉपर्टी से हूबहू मैच करती है। तो प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। ये फिगर वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में आ सकता है बनाने के लिए, तो इसे जरूर प्रैक्टिस कर लीजिएगा। हाँ, इतने नंबर ऑफ कॉइल्स, जो नंबर ऑफ टर्न्स है वो करना जरूरी नहीं है, या इतने सारे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को दिखाना भी जरूरी नहीं है। आप दो एटलीस्ट दो दो ऊपर में दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ले लीजिए, नीचे दो ले लीजिए, आराम से उसमें इजीली बन जाएगा। ठीक है, नहीं तो बहुत हौच पौच हो जाएगा। फिर हम लोग जान लेते हैं प्रॉपर्टीज क्या क्या है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इन अ सोलेनोइड। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सोलेनोइड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ ऑफ द सोलेनोइड। ठीक है, तो वेरी इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी बुक में मेनली दिया गया नंबर ऑफ टर्न्स, लेकिन लेंथ पे पर यूनिट लेंथ इज बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर एक सर्टेन लेंथ है, मान लीजिए ये एक लेंथ है और एक लेंथ है, इसमें नंबर ऑफ टर्न्स बहुत दूर दूर है इस केस में, और इसमें क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स जो है बहुत नजदीक में है। ऐसे सेम लेंथ है दोनों का, तो मैग्नेटिक फील्ड सबसे ज्यादा किस में होगा, इस केस में होगा, क्योंकि इसमें जो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है वो बहुत ज्यादा है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड इस केस में ज्यादा होगा। ठीक है, फिर द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द सोलेनोइड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट पासिंग थ्रू द सोलेनोइड। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ टर्न्स, सिमिलरली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, जितना अमाउंट ऑफ में हम लोग इलेक्ट्रिक करंट देंगे, हायर द इलेक्ट्रिक करंट हायर विल बी द मैग्नेटिक फील्ड। थर्ड पॉइंट इज दैट द फील्ड डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ मटेरियल ऑन विच द कॉइल इज ओन्ड। ठीक है, फिर मैग्नेटिक फील्ड जो है वो डिपेंड करता है कि ये जो कॉइल है, थिक कॉपर वायर जिसको सोलिनोइड करो, वो तो हॉलो है। अब उसके अंदर हम लोग ने कौन सा मटेरियल डाला है, जनरली हम लोग जो अंदर में डालते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट्स बनाने के लिए, उसमें हम लोग सॉफ्ट आयरन कोर डालते हैं। ठीक है, जो कि बहुत ज्यादा एक इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह काम करने लगता है। ठीक है, तो मटेरियल पे भी डिपेंड करता है कौन सा मटेरियल है, किस टाइप का बना है। इफ एन आयरन कोर इज केप्ट इनसाइड द सोलेनोइड द फील्ड इंक्रीजेस, जैसे मैंने बताया। फिर लैमिनेटेड सॉफ्ट आयरन कोर इंक्रीजेस द इंटेंसिटी ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनोइड, लैमिनेटेड अगर हो। एंड सिक्स्थ पॉइंट इज द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स within the solenoids are almost parallel to each other and axis of the solenoid. वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है लास्ट वाला, जो इनसाइड द सोलिनॉइड है, इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो पैरेलल टू ईच अदर है, मतलब ये यूनिफॉर्म है। ठीक है, ये कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करता है, जैसे बार मैग्नेट में हम लोग ने पढ़ा, ये यूनिफॉर्म पैरेलली जाती है। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इनसाइड द मैग्नेट जो होगी वो सेम होगी। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इनसाइड द सोलिनॉइड विल बी सेम, मतलब ये यूनिफॉर्म रहता है। तो ये सारे प्रॉपर्टीज है, मोर और लेस बार मैग्नेट से बहुत मैच करती है। ठीक है, तो ये हम लोग ने पढ़ लिया मैग्नेटिक इफेक्ट ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट इन अ सोलिनॉइड। फिर नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग देख लेते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट बेसिकली बनता कैसे है, तो वही एक सोलिनॉइड है, और सोलिनॉइड को हम लोग ने इलेक्ट्रिक सर्किट के साथ अटैच कर दिया, जिसमें स्विच है, एमीटर वगैरह, या इलेक्ट्रिक सोर्स है, बैटरी है। और उसके अंदर जो हॉलो पार्ट था, उसके हम लोग अंदर एक सॉफ्ट आयरन को डाल देते हैं। तब ये क्या होता है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह काम करने लगता है। जब हम लोग इलेक्ट्रिसिटी देंगे, इलेक्ट्रिक करंट पास होगा सोलिनॉइड में, तब ये जो अंदर का जो पार्ट है, जो आयरन कोर है, वो क्या करेगा, वो मेटलिक ऑब्जेक्ट्स जैसे कि आयरन हो गया, कोबाल्ट हो गया, या निकल हो गया, ऐसे सब्सटेंस को मेनली अट्रैक्ट करेगा। मतलब ये जो सेटअप है पूरा एक मैग्नेट की तरह काम करने लगता है। इसीलिए हम लोग इसको कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट, बिकॉज अनटिल एंड अनलेस वी आर प्रोवाइडिंग इलेक्ट्रिसिटी,
तब तक ही ये एज अ मैग्नेट काम करेगा। जैसे ही हम लोग इलेक्ट्रिक करंट बंद कर देंगे तो ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी लूज कर जाता है। तो इसीलिए हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेट को बहुत बार टेम्पोररी मैग्नेट भी कहते हैं। ठीक है, टेम्पोररी टेम्पोररी मैग्नेट। ठीक है, जब तक इलेक्ट्रिसिटी हम लोग देंगे तब तक वो इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करेगा। फिर इसमें भी वही प्रॉपर्टीज है कि जितना नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ जितना ज्यादा होगा नंबर ऑफ टर्न्स, उतना ज्यादा ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करेगा। ठीक है, तो हायर द नंबर ऑफ टर्न्स हायर विल बी द मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। ठीक है, और जो ये डायरेक्शन है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर डायरेक्शन हम लोग चेंज कर देंगे, टर्मिनल्स अगर बैटरी के चेंज कर देंगे, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, इलेक्ट्रोमैग्नेट बहुत ज़्यादा यूजेस है इसके इलेक्ट्रोमैग्नेट्स के। और ये साथ ही साथ में सर्किट डायग्राम जो है वो भी आप प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये घर में भी बहुत आसान से आप बना सकते हैं। तो एक मार्केट से अगर आप सॉलिनॉइड ऐसे अगर नहीं मार्केट में ऐसे तो मिलता है सॉलिनॉइड, अगर नहीं मिलता है तो आप खुद थिक एक आयरन सॉरी कॉपर के वायर ले लीजिए, इंसुलेटेड कॉपर वायर, और उसको एक स्प्रिंग के तरह रोल कर लीजिए। ठीक है, जैसे पेन का एक स्प्रिंग होता है ना अंदर में पेन का, उसी तरह से आप उसको स्प्रिंग के तरह बना लीजिए। और दो एंड जो होगा, ये और ये एंड में आप एक बैटरी को कनेक्ट कर दीजिए। ठीक है, वायर के हेल्प से बैटरी को कनेक्ट कर दीजिए। और इस हॉलो पार्ट के अंदर में आप एक आयरन का सॉफ्ट कोर डाल दीजिए। जैसे कि दीवारों के लिए जो जैसे कीलें होती है वो लोहे की होती है, उसको आप अंदर डाल दीजिए। और जब इलेक्ट्रिक करंट पास होगा इस सर्किट से तो वो एक मैग्नेट की तरह काम करने लगेगा, और जो आयरन फीलिंग्स आसपास में होंगी उसको अट्रैक्ट करेगा। फिर जैसे ही आप इलेक्ट्रिसिटी बंद कर देंगे, जैसे ही बैटरी से आप डिस्कनेक्ट कर देंगे, ये मैग्नेट की तरह काम नहीं करेगा, ये सिंपल अट्रैक्ट ही नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए इसको हम लोग टेम्पररी मैग्नेट या इलेक्ट्रोमैग्नेट्स कहते हैं। फिर हम लोग नेक्स्ट पार्ट में आ जाते हैं। नेक्स्ट पार्ट क्या है? फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो ये एक्सपेरिमेंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मैग्नेटिक फोर्स के बारे में हम लोग जानेंगे कि फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड। तो जैसे देख सकते हैं ये सेटअप में एक स्टैंड है, वुडन स्टैंड है, जिसमें हम लोग ने एल्यूमिनियम रॉड है, एल्यूमिनियम रॉड है, ए बी दिस इज एल्यूमिनियम रॉड, जिसको हम लोग ने इलेक्ट्रिक सर्किट में कनेक्ट कर दिया, जिसमें स्विच और बैटरी है। और इसके पास में ही एल्यूमिनियम रॉड सस्पेंडेड है, उसके साथ में ही हमारे पास एक हॉर्सशू शेप्ड मैग्नेट है। ठीक है, हॉर्सशू शेप्ड मैग्नेट है। तो जब इलेक्ट्रिक करंट पास होगा तब एक फोर्स जनरेट होता है। ठीक है, तो वो फोर्स जो है मैग्नेटिक फोर्स, बेसिकली वो फोर्स जनरेट होगा जिसके कारण जो ये कंडक्टर एल्यूमिनियम रॉड जो है वो डिफ्लेक्ट होगा। ठीक है, वो डिफ्लेक्ट होगा। इस एक्सपेरिमेंट में बेसिकली वही शो हो रहा है। करंट कैरिंग कंडक्टर exerts a force when a magnet is placed in its vicinity। ठीक है, तो ये करंट कैरिंग कंडक्टर कौन है? तो ये एल्यूमिनियम रॉड है बेसिकली। वो एक फोर्स एक्सर्ट करेगा मैग्नेट पे। ठीक है, जब इलेक्ट्रिक करंट पास होगा, व्हेन जबकि जब मैग्नेट जो एल्यूमिनियम रॉड है उसके पास में, सिमिलरली मैग्नेट क्या करेगा? मैग्नेट भी एक इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स करंट कैरिंग रॉड पे, कंडक्टर पे वो एग्जर्ट करेगा। ठीक है, जैसे न्यूटन्स का थर्ड लॉ आपने पढ़ा होगा क्लास 9th में, उसी तरह से मैग्नेट भी एक इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स एग्जर्ट करेगा इस कंडक्टर पे। ठीक है, जिसके कारण बेसिकली इस रॉड जो एल्यूमिनियम रॉड है सस्पेंडेड है ये स्टैंड के थ्रू, ये डिफ्लेक्ट करेगा। अब ये कौन सी डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट करेगा ये हमें कैसे पता चलेगा, वो हम थोड़ी देर में जान जाएंगे। तो ये कौन सजेस्ट किया था? तो मैरी एम्पियर। ठीक है, इन्हीं ये फ्रेंच फिजिसिस्ट थे जिनके नाम पे ही इलेक्ट्रिक करंट के जो ऐसा यूनिट है, ठीक है, एम्पियर, which considered as the founder of science of electromagnetism। ठीक है, और मैरी एम्पियर जो थे वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के फाउंडर भी थे। ठीक है, द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ओवर द कंडक्टर
गेट्स रिवर्स्ड व्हेन द चेंज इन डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, थंब रूल में भी हम लोग ने राइट हैंड थंब रूल में पढ़ा था कि जैसे ही हम लोग इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन को चेंज करेंगे उस मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगा। तो सिमिलर इस केस में भी है। ये जो बैटरी की टर्मिनल्स है प्लस माइनस, ये इसको देखना बहुत जरूरी है कि ये प्लस माइनस किधर दिया हुआ है। ठीक है, अगर इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन अगर चेंज होगा तो मैग्नेटिक फील्ड जो बनेगा वो भी चेंज होगा। ठीक है, और it is observed that magnitude of force is highest when the direction of current is at right angles to the magnetic field। ठीक है, और मैग्नेटिक फोर्स जो है वो सबसे ज्यादा कब होगा, जब मैग्नेटिक फोर्स और करंट का जो डायरेक्शन है इन दोनों के बीच में एंगल अगर 90 डिग्री होता है, फोर्स और मैग्नेटिक फील्ड का। ठीक है, तब जब 90 डिग्री होता है तब हमें मैक्सिमम मैग्नेटिक फोर्स महसूस होता है। ठीक है, अब ये कैसे होता है ये हम लोग जानेंगे फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल के हेल्प से। ठीक है, तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल को हम लोग बहुत डिटेल में समझते हैं। तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल कहता क्या है? बेसिकली फ्लेमिंग्स रूल, लेफ्ट हैंड रूल जिस तरह से राइट हैंड थंब रूल हमने पढ़ा था, उसमें क्या पता चलता है कि अगर हमें इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन पता है देन वी कैन से कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होता है। सिमिलरली फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल में क्या होता है कि इफ द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू बोथ ऑफ देम। ठीक है, इफ मतलब क्या है कि अगर इलेक्ट्रिक करंट और मैग्नेटिक फील्ड का, ठीक है, इफ इलेक्ट्रिक करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन 90 डिग्री है, परपेंडिकुलर है, देन वी कैन से दैट द डायरेक्शन ऑफ फोर्स जो है वो परपेंडिकुलर होगा। मतलब तीनों ही चीज, मैग्नेटिक फील्ड, फोर्स एंड करंट जो है वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, एक दूसरे के साथ में म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। तो इसके लिए क्या करना होगा, आपको अपने हाथ का लेफ्ट हैंड यूज करना होगा। ठीक है, लेफ्ट मतलब लेफ्ट ही करना है, राइट बिल्कुल मत कीजिएगा, आंसर पूरा गलत हो जाएगा। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड को कुछ इस तरह से इस फोटो में अगर देखेंगे तो इसमें 3 फिंगर्स का मेन काम है। एक है थंब का, सेकंड इज इंडेक्स फिंगर एंड थर्ड इज मिडिल फिंगर। बाकी 2 फिंगर्स को आप इस तरह से क्लोज कर सकते हैं जिस फोटो में दिया, और इसको इस तरह से अलाइन कीजिए कि ये तीनों के बीच में एंगल जो है 90 डिग्री बने। ठीक है, 90 डिग्री एंगल्स ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। तो अगर ऐसे अगर अरेंज कर लेंगे तो थंब जो है वो क्या शो करता है, तो थंब जो है मेनली वो फोर्स की डायरेक्शन को शो करता है। ठीक है, थंब जो है वो फोर्स की डायरेक्शन को शो करता है। ठीक है, मैग्नेटिक फोर्स की। फिर इंडेक्स फिंगर क्या शो करता है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड को शो करता है। इंडेक्स फिंगर जो है मैग्नेटिक फील्ड को शो करेगा, और मिडिल फिंगर क्या शो करेगा, तो ये करंट के डायरेक्शन को शो करेगा। ठीक है, तो वेरी इंपॉर्टेंट है ये तीनों ही फिंगर्स, और ये तीनों ही फिंगर्स जो है वो 90 डिग्री परपेंडिकुलर रहेंगे, म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर रहेंगे। ठीक है, तो जिस तरह से जिस डायरेक्शन से करंट जाएगा, अगर हमें करंट का डायरेक्शन पता रहेगा तो हम लोग आराम से क्या कर सकते हैं, इफ जैसे कि मान सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल दिस, अगर करंट का डायरेक्शन कुछ इस तरह से, ठीक है, करंट का डायरेक्शन इस तरह से है। ठीक है, तो क्या हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं कि फोर्स किधर होगा और मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा। ठीक है, तो अगर आप देख सकते हैं तो मैग्नेटिक फोर्स जो है वो ठीक ऊपर में लगेगा। ठीक है, मैग्नेटिक फोर्स ऊपर लगेगा, और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कुछ इस तरह से लगेगा। ठीक है, ये थ्री थ्री डायमेंशनल फिगर आप समझ सकते हैं। मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इनसाइड द पेपर की तरफ में लगेगा, और कॉपी में आप देख सकते हैं, अगर इफ करंट इज इन दिस डायरेक्शन देन मैग्नेटिक फोर्स जो है अपवर्ड होगा। ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इनसाइड द पेपर होगा मेनली। ठीक है, तो इस तरह से आप बहुत सारे अरेंजमेंट कर सकते हैं। जब इलेक्ट्रिक करंट इस डायरेक्शन में था, करंट जब ईस्ट से वेस्ट की तरफ में फ्लो कर रहा है, या फिर करंट नॉर्थ से साउथ के डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, या साउथ टू नॉर्थ कर रहा है, आप 4 केस देख सकते हैं जिसमें आप आराम से निकाल सकते हैं कि
इलेक्ट्रिक करंट का अगर डायरेक्शन हमें पता है तो वी कैन इजीली फाइंड आउट द रेस्ट टू, दैट इज द मैग्नेटिक फील्ड एंड फोर्स। तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल मेनली यही हमें बताता है कि इलेक्ट्रिक करंट का अगर डायरेक्शन हमें पता है तो मैग्नेटिक फील्ड एंड फोर्स का डायरेक्शन हम इजीली निकाल सकते हैं। ठीक है, तो दिस इज फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। आप इस तरह से प्रैक्टिस कर सकते हैं। एक मैंने बता दिया है कि अगर करंट वेस्ट टू ईस्ट फ्लो करेगा तो इस तरह से होगा। बहुत ध्यान रखने वाली चीज यह है कि एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस तो आते ही हैं, लेकिन जो लेफ्ट हैंड है वो आपको फिक्स रखना पड़ेगा, आप इसको चेंज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और ये सिर्फ 3 उँगली से का ही काम है इसमें। ठीक है, तो ये जो रिस्ट है हमारा और ये 3 उँगली हमेशा फिक्स्ड रहेगा। बाकी आप बॉडी को किस तरह से भी मूव करा सकते हैं, अप एंड डाउन, टेढ़ा-मेढ़ा करके किस तरह से। बाकी ये जो पार्ट रहेगा पाम हमारा, जिसमें थंब, इंडेक्स फिंगर एंड मिडल फिंगर विल बी कांस्टेंट। ठीक है, तो आप आसानी से इसको निकाल सकते हैं और ये प्रैक्टिस ज़रूर कर लीजिएगा। बहुत कंफ्यूज हो जाएगा अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे एग्जाम में। ठीक है, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक था, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल और इसका सिग्निफिकेंस क्या है। अब हम लोग आ जाते हैं एसी एंड डीसी करंट पे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मेनली डोमेस्टिक सर्किट पे आ जाएंगे। तो एसी आपने सुना होगा, एसी डीसी क्या होता है। तो एसी मतलब होता है, एसी स्टैंड्स फॉर व्हाट, ऑल्टरनेटिंग करंट या ऑल्टरनेट करंट। ठीक है, तो ऑल्टरनेटिंग करंट क्या होता है, तो करंट इन विच डायरेक्शन इज चेंज्ड पीरियोडिकली इज कॉल्ड ऑल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, तो जो वैसा करंट जो डायरेक्शन चेंज होता है टाइम के साथ साथ वो चेंज होता है। जैसे कि अगर हम लोग एक ग्राफ प्लॉट करेंगे तो ये जो है हमारा एक्स एक्सिस, ये प्लस और ये माइनस। ठीक है, इंक चेंज कर लेता हूं मैं। तो ये प्लस और माइनस, एक्स एक्सिस पे क्या रहेगा तो करंट रहेगा। ठीक है, और टी एक्स सॉरी वाई एक्सिस पे करंट होगा आई, एंड एक्स एक्सिस पे मेनली हमारा टी रहेगा, क्योंकि टाइम इंडिपेंडेंट वेरिएबल है तो वो हमेशा एक्स एक्सिस पे ही रहेगा टाइम। तो ऑल्टरनेटिंग करंट में क्या होगा, वो डायरेक्शन चेंज करता है, इसीलिए प्लस माइनस मेनली डायरेक्शन को शो कर रहा है। तो ऑल्टरनेटिंग करंट कुछ इस तरह से इसका ग्राफ बनेगा। ठीक है, इस तरह से ग्राफ बनेगा। ठीक है, अब मैं फिर से ड्रॉ कर देता हूं। ये इस तरह से इसका ग्राफ बनेगा। ठीक है, ऑल्टरनेटिंग करंट का। इन इंडिया मोस्ट ऑफ द पावर स्टेशन जनरेट ऑल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, जो भी हमारा पावर सप्लाई आता है घरों में वो हम लोग एसी ही करंट यूज करते हैं। द डायरेक्शन ऑफ द करंट चेंजेस आफ्टर एवरी 1/100 ऑफ ए सेकेंड इन इंडिया। ठीक है, तो इतना कम टाइम में इसका डायरेक्शन चेंज होते रहता है। वेरी इंपॉर्टेंट है, 1/100 ऑफ ए सेकेंड। दैट इज फ्रीक्वेंसी क्या होगी, मेनली इंडिया में जो फ्रीक्वेंसी होती है ऑफ एसी करंट वो मेनली 50 हर्ट्ज की होती है। ठीक है, 50 हर्ट्ज। आप फ्रीक्वेंसी का ऐसा यूनिट है हर्ट्ज, या फिर आप ऐसा भी लिख सकते हैं HERTZ। ठीक है, या HZ भी लिख सकते हैं। AC is transmitted up to a long distance without much loss of energy, जो कि एडवांटेज है एसी का डीसी के ऊपर में। ठीक है, तो ये क्यों हो रहा है ये हम थोड़ी देर में जानेंगे एडवांटेजेस। तो अल्टरनेटिंग करंट आपको पता चल गया होगा कि जो डायरेक्शन, ऐसे करंट जो डायरेक्शन चेंज करता है टाइम के साथ में। डायरेक्ट करंट क्या होता है, जिसमें डायरेक्शन चेंज नहीं होता, डायरेक्शन उसका फिक्स रहता है, एक ही साइड में जाएगा। ठीक है, करंट दैट फ्लोज इन वन डायरेक्शन ओनली इज कॉल्ड द डायरेक्ट करंट। जैसे कि अगर इसका ग्राफ बनाएंगे अगर डायरेक्ट करंट का, तो करंट होगा आई एक्सिस पे, ये भी प्लस माइनस, और इधर में हो जाएगा टाइम। ठीक है, तो विद द टाइम क्या होगा, इसका जो करंट का डायरेक्शन होगा वो हमेशा ही एक डायरेक्शन में होगा, जैसे कि पॉजिटिव में। ठीक है, ये पॉजिटिव में हो रहा है, या फिर इसी तरह से और एक ग्राफ अगर बनाएंगे तो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो इसका ऐसे भी हो सकता है, एक ही डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है ये। ठीक है, तो दोनों ही ग्राफ ऐसे बना सकते हैं आप। लेकिन ऑल्टरनेटिंग करंट में क्या था, टाइम के साथ साथ डायरेक्शन चेंज होता है। ठीक है, जैसे कि एसी करंट का एग्जांपल क्या है, तो इलेक्ट्रोकेमिकल, सॉरी डीसी करंट का क्या है, तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स, जैसे पेंसिल बैटरीज होती है ना। वो उसमें करंट जो है एक ही डायरेक्शन में मेनली फ्लो करती है।
ठीक है। अब एडवांटेजेस देख लेते हैं एसी का डीसी के ऊपर। ठीक है, तो एडवांटेजेस क्या है? तो कॉस्ट ऑफ जनरेटर ऑफ एसी इज मच लेस देन द डीसी, ये कॉमन थिंग है। एसी कैन बी इजीली कन्वर्टेड टू डीसी। ठीक है, ऑल्टरनेटिंग करंट को हम लोग डीसी में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन इसका उल्टा करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। एसी कैन बी कंट्रोल्ड बाय द यूज ऑफ अ चोक। ठीक है, जैसे व्हीकल्स में होता है चोक यूज करते हैं, which involves less loss of power loss। ठीक है, whereas DC can be controlled using resistance। ठीक है, डीसी को भी कंट्रोल किया जा सकता है लेकिन रेजिस्टेंस के हेल्प से। और अगर रेजिस्टेंस हेल्प यूज करेंगे तो उसमें बहुत ज़्यादा हीट एनर्जी बनेगा और वो हीट एनर्जी के फॉर्म में लॉसेस होंगे। ठीक है, तो ये एडवांटेज है। फिर एसी कैन बी ट्रांसमिटेड ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस विदाउट मच लॉस ऑफ एनर्जी। ठीक है, एसी जो है बहुत लंबे दूर तक, इसीलिए हम लोग पावर सप्लाई जो होता है वो मेनली ऑल्टरनेटिंग करंट में ही होता है। एसी मशीन्स आर स्टाउट एंड ड्यूरेबल एंड डू नॉट नीड मच मेंटेनेंस। ठीक है, ये सारे थे एडवांटेजेस ऑफ एसी ओवर डीसी। अब डिसएडवांटेज क्या है मेनली एसी करंट का? तो एसी करंट कैन नॉट बी alternating current cannot be used for the electrolysis process। ठीक है, और इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस में हम लोग क्या करते हैं? मेनली हम लोग डीसी करंट का यूज करते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स का यूज करते हैं। ठीक है, और स्विंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म एज इट रिवर्सेस इट्स पोलैरिटी। ठीक है, तो एसी में हमने पढ़ा कि पोलैरिटी उसका प्लस से माइनस चल जा रहा है, माइनस से प्लस हो जा रहा है। लेकिन डीसी में क्या है, या तो प्लस ही रहेगा या फिर माइनस है तो माइनस रहेगा, तो पोलैरिटी चेंज नहीं होता है डीसी में। ये एक डिसएडवांटेज एसी का, या हम लोग कह सकते हैं एडवांटेज ऑफ डीसी ओवर एसी। ठीक है, तो दोनों ही आपको पता होना चाहिए। एसी इज मोर डेंजरस देन डीसी। ठीक है, एसी का कंट्रोल मतलब जो है उसे शॉक लगना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसकी पोलैरिटी चेंज होते रहती है। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन होता है तो उसमें ज़्यादा चांसेस रहता है शॉक्स के और फायर वायर कैच करने का। ठीक है, तो ये मेनली डिसएडवांटेजेस है, लेकिन एसी जो होता है ज़्यादा बेटर होता है इन कंपैरिजन टू डीसी। अब हम लोग डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट देख लेते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। तो जैसे कि हर घरों में बिजली होगा और बिजली के बिना तो कोई कुछ चीज़ पॉसिबल ही नहीं है ना। तो डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट में क्या होता है वो देख लेते हैं। वी रिसीव इलेक्ट्रिक सप्लाई थ्रू द मेन सपोर्टेड थ्रू अ पोल और अ केबल, है ना। आपके घर के आसपास पोल केबल होगा जिससे वायर लट होता होगा, जो कि मेनली मेन स्विच होता है, मेन स्विच या एमसीबी से कनेक्टेड होगा। ठीक है, इन आवर हाउसेस वी रिसीव एसी इलेक्ट्रिक पावर ऑफ 220 वोल्ट। ठीक है, जनरली 220 वोल्ट रेंज कर सकता है, 220 वोल्ट से मेनली 240 के आसपास, लेकिन जनरली इतना ही होता है। और फ्रीक्वेंसी जो होती है इंडिया में मेनली 50 हर्ट्ज होती है। तो अलग अलग कंट्रीज की अलग हो सकती है, लेकिन इंडिया में वही है। और डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट में मेनली 3 वायर्स का यूज होता है। ठीक है, लाइव वायर, न्यूट्रल वायर एंड अर्थ वायर। ठीक है, तो लाइव वायर जो होता है रेड इंसुलेटेड होता है। ठीक है, वो रेड कलर का होता है। वैसे तो कलर्स अलग अलग बनाते हैं, रेड, पिंक, येलो, ब्लू, अलग अलग आपको कलर मिल जाएंगे, लेकिन जनरली जो इसकी कलर्स होती है वो मेनली 3 टाइप के ही होते हैं। ठीक है, रेड जो है वो लाइव वायर को शो करता है। जो इंसुलेशन की जाती है, कलर कोडिंग यही है नॉर्मली। बाकी जो कंपनीज है वो अलग अलग कंपनी कोडिंग कर सकते हैं, लेकिन जनरली यही 3 होते हैं कलर। रेड जो होता है वो लाइव वायर होता है। ब्लैक वायर जो होता है मेनली उसको न्यूट्रल वायर होता है, जो कि लाइव वायर को काउंटर बैलेंस करता है। ठीक है, एंड अर्थ वायर जो है बेसिकली वो ग्रीन कलर की होती है। ठीक है, तो अर्थ वायर जो अर्थिंग में हेल्प करता है कि शॉक वॉक ना लगे, तो वो अर्थ वायर जो है एक सेफ्टी पर्पस के लिए होता है, फॉर सेफ्टी मेजर्स टू ensure that any leakage of current to a metallic body does not give any serious shock to an user। ठीक है, आपने देखा होगा बड़ी बड़ी जो बिल्डिंग्स होती है उसके ऊपर ऐसे मेटल प्लेट्स लगे होते हैं, अगर बिजली चमकती है या थंडरिंग जब होता है तो वो पूरा अर्थ के साथ में कनेक्ट होता है, जिसमें नीचे में मेटल प्लेट लगा होता है अर्थ के बहुत नीचे। सारा जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिक करंट है वो नीचे चल जाता है अर्थ के नीचे, और जो बिल्डिंग है या कुछ भी चीज़ है तो वो उस पे कोई भी नुकसान नहीं होता है। ठीक है, तो ये मेन 3 वायर्स है। अब देख लेते हैं ये पूरा सेटअप है, ये डायग्राम जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप इसको प्रैक्टिस ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक है, तो हमारा जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड फ्यूज है,
ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड फ्यूज से दो उसमें पॉइंट दिए रहते हैं। एक तो आया एक मेजर जो मान लेते हैं कि हमारा पोल से आ रहा है, ठीक है, जिससे बिजली आ रहा है, ठीक है। उसमें दो वायर्स का ज्यादा यूज है, लाइव वायर और न्यूट्रल वायर, ठीक है। और ये दोनों लाइव और न्यूट्रल वायर जो है वो हमारा मेन स्विच से कनेक्टेड है। तो एक पॉइंट जो है वो उसमें हम लोग लाइव वायर यूज कर रहे हैं और दूसरा पॉइंट हम लोग न्यूट्रल वायर का यूज कर रहे हैं, ठीक है। और ये एंट्री पॉइंट है, इधर से एंट्री कर रहा है और इधर से एग्जिट है, ठीक है। फिर ये चला जाता है एमसीबी में, जो हम मिनिएचर सर्किट बोर्ड्स होते हैं उसमें चल जाता है। फिर वहां से जो है हम लोग अलग अलग हमारा जो स्विच बोर्ड्स होते हैं उसमें कनेक्टेड होता है। हर स्विच बोर्ड में कुछ सॉकेट्स होते हैं, है ना, प्लग्स होते हैं, और स्विच होंगे, जितने प्लग्स होंगे उसके साथ ही स्विच भी होंगे। और ये जो स्विचेस है मेनली वो किस में है, तो ये पैरेलल कनेक्शन में अटैच्ड है ना। कि पैरेलल कनेक्शन का पता ही है कि पैरेलल कनेक्शन में ही होता है ऑब्वियसली। और इसमें देख लेंगे तो अगर इसमें मेन क्या है, तो इसमें अगर 3 पिन प्लग आपने देखा होगा कुछ इस तरह से होता है, देयर फोर के साइन में। तो एक जो पॉइंट है उसमें मेनली एक पॉइंट में हमारा क्या आता है, एक पॉइंट में हमारा आता है रेड वायर, ठीक है। लाइव वायर एक पॉइंट पे आएगा, ठीक है। दूसरा जो वायर होगा उसमें ब्लैक आएगा, ठीक है। और तीसरा जो है उसमें हमारा अर्थिंग वाला वायर होगा, जिस फोटो में आप देख सकते हैं एक पॉइंट में हमारा रेड वायर है, दूसरे पॉइंट में ब्लैक वायर है जो न्यूट्रल वायर है, एंड तीसरा जो पॉइंट है उसमें हमारा अर्थ वायर है, ठीक है। और इस तरह से ये सर्किट कंप्लीट होता है मेनली, और ये पैरेलली अरेंज्ड होता है, ठीक है। और जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है मेनली 220 वोल्ट होता है डोमेस्टिक पर्पस के लिए, और अगर कमर्शियल या इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए वो वैरी कर सकता है, लेकिन डोमेस्टिक पर्पस में यही होता है, ठीक है। अब शॉर्ट सर्किट आपने सुना होगा कि शॉर्ट सर्किट के कारण आग लग गई, ये शॉर्ट सर्किटिंग होता कैसे है। तो शॉर्ट सर्किटिंग इज कॉज्ड बाय टचिंग ऑफ द लाइव वायर एंड द न्यूट्रल वायर, ठीक है। अगर ये लाइव और न्यूट्रल वायर अगर अच्छे तरह से बांधे नहीं गए या सॉकेट्स में नहीं घुसे गए या लूज हो गए हैं या ओवर हीटिंग के कारण ये दोनों आपस में टच हो गए हैं, तब शॉर्ट सर्किट होने के मैक्सिमम चांसेस होते हैं, और शॉर्ट सर्किट होगा तो पूरा आग लगेगा, ठीक है। तो ये शॉर्ट सर्किट बेसिकली टचिंग ऑफ द लाइव एंड द न्यूट्रल वायर अगर होगा तो ये होता है। और ये कब होता है, जब व्हेन ए सडन लार्ज करंट फ्लोज, है ना। इट हैपेंस व्हेन लार्ज करंट एक बार बहुत फ्लो करने लगता है शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में, तो उससे क्या होगा, बहुत ज्यादा हीट बनेगा, हीट एनर्जी होगा। और हीट के कारण क्या होगा, जो वायर का इंसुलेशन होता है, बाहर की जो पीवीसी कोटिंग होती है वो पिघलने लगता है। दोनों वायर के अगर पीवीसी कोटिंग पिघलने लगेगा, वियर एंड टियर होगा, तो कुछ ना कुछ टाइम के बाद ये आपस में मिल जाएंगे, और आपस में मिलेंगे तो ये शॉर्ट सर्किट होगा, ठीक है। तो ये शॉर्ट सर्किट होने का बहुत कारण क्या है, तो अगर वायर अच्छी क्वालिटी के नहीं है, या फिर जो इलेक्ट्रिशियन वायरिंग करके गया है वो अगर सही से नहीं किया है, उसको टेप अच्छे से पीवीसी टेप से इंसुलेट नहीं किया है, तो ये सब भी हो सकता है। या प्रॉपर वायरिंग नहीं किया गया है या उसका मेंटेनेंस नहीं रखा जाता है, इस कारण से शॉर्ट सर्किट होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, ठीक है। फिर शॉर्ट सर्किट जो है वो ओवरलोडिंग के कारण भी हो सकता है। तो ओवरलोडिंग आपने देखा होगा बहुत जगहों में, पब्लिक प्लेसेस में स्पेशली, रेलवे स्टेशन पे देखोगे कुछ सॉकेट्स होते हैं उसमें मल्टी पिन प्लग्स लगा दिए जाते हैं, और उसमें 3 से 4 से ज़्यादा डिवाइसेस काम करने लगते हैं, या उसका हम लोग इलेक्ट्रिक पावर लेने लगते हैं, ठीक है। तो उस वैसे क्या हो जाएगा, उस सर्किट पे मेनली बहुत ज़्यादा लोडिंग होने लगेगा, ठीक है। अगर बहुत ज़्यादा अप्लायंसेस हम लोग ले ले रहे हैं तो ओवरलोडिंग होने लगता है, ठीक है, जिसके कारण हीटिंग इफेक्ट हो सकता है और सेम शॉर्ट सर्किट होगा। या फिर ओवर हीटिंग ऑफ द इलेक्ट्रिकल वायर इन एनी सर्किट ड्यू टू द फ्लो ऑफ लार्ज करंट थ्रू इज ओवरलोडिंग ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट, या फिर बहुत अमाउंट ऑफ लार्ज करंट कभी कभी फ्लो करने लगता है, तो उससे भी हो सकता है। और जनरली इंडिया में क्या होता है, दो सेपरेट सर्किट्स मेनली,
टू टाइप्स ऑफ सर्किट जनरली डोमेस्टिक पर्पस में हम लोग यूज करते हैं। एक होता है 15 एम्पेयर करंट रेटिंग का और एक होता है 5 एम्पेयर करंट रेटिंग का। तो 15 एम्पेयर करंट रेटिंग जो होता है वो मेनली बड़े बड़े इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट अप्लायंसेस यूज करने के लिए होता है, जिसमें जिसको हाई पावर की ज़रूरत है, जैसे कि गीज़र हो गया, एयर कूलर्स हो गए, इलेक्ट्रिक आयरन रॉड, इन सब के लिए हमें 15 एम्पियर करंट रेटिंग वाला चाहिए, क्योंकि इसमें पावर ज़्यादा रिक्वायर्ड है। ठीक है, इसमें 15 एम्पियर तक ये ले सकता है। अगर 15 एम्पियर से अगर हम लोग ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं, 16 ले रहे हैं या 17 ले रहे हैं एम्पियर, तो क्या होगा, ओवर क्राउडिंग ओवरलोडिंग होगा और ओवरलोडिंग के कारण शॉर्ट सर्किट होगा, फिर आग लगेगा। ठीक है, तो जितना 15 देखना पड़ता है ना कि कौन सा सर्किट है। अगर हम लोग 5 एम्पियर करंट रेटिंग में अगर गीजर को कनेक्ट कर देंगे तो ऑब्वियसली शॉर्ट सर्किट होगा या ब्लास्ट होगा ही, क्योंकि उसकी रिक्वायरमेंट अलग है। इसमें लो पावर रेटिंग वाले सब अप्लायंसेस यूज होता है, जैसे बल्ब, फैंस, छोटे मोटे चार्जर वार्जर यूज करने के लिए मेनली यूज किया जाता है। तो ये देखना बहुत जरूरी है कि 15 एम्पियर करंट रेटिंग है या 5 एम्पियर। ठीक है, तो अलग अलग कंट्रीज में अलग होते हैं, लेकिन जनरली इंडिया में ये दो करंट रेटिंग्स के यूज किए जाते हैं, टू सेपरेट सर्किट्स। ठीक है, अब और एक इम्पॉर्टेंट लास्ट कंसेप्ट जो है वो इलेक्ट्रिक फ्यूज है। इसके बारे में आपने पढ़ा ही होगा। एक मेनली एक सेफ्टी मेजर्स है, प्रोटेक्टिव डिवाइस है, जो कि प्रोटेक्ट करता है सर्किट को शॉर्ट सर्किट होने से और साथ ही साथ ओवरलोडिंग होने से। तो इलेक्ट्रिक फ्यूज में क्या किया जाता है, तो एक piece of thin wire of material having low melting point and high resistance। ठीक है, तो वैसा हम लोग एक थिन वायर लेते हैं और उसको हम लोग सीरीज में कनेक्ट कर देते हैं। पूरे मेन डोमेस्टिक सर्किट है उसको हम लोग सीरीज में कनेक्ट करते हैं। ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, थिन वायर होता है, बहुत पतला सा वायर होता है जिसकी मेल्टिंग पॉइंट बहुत लो होती है, मतलब वो थोड़ा सा हीट अप होगा तो ये क्या करेगा, ये पिघल जाएगा, वायर ही पिघल जाएगा और इस सर्किट को ब्रेक कर देगा। अगर सर्किट ब्रेक हो जाएगा क्योंकि सीरीज में कनेक्शन है, तो सारे जो अप्लायंसेस है वो भी बंद हो जाएंगे और सारे अप्लायंसेस बंद हो जाएंगे तो उसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं करेगा और इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं करेगा तो सारे अप्लायंसेस डैमेज होने से बच जाएंगे। तो इलेक्ट्रिक फ्यूज का मेनली यही वर्किंग प्रिंसिपल है। ठीक है, और फ्यूज जो है इज ऑलवेज कनेक्टेड टू द लाइव वायर, जिसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है, उसी उसी वायर से कनेक्टेड है ना, और उसको हम लोग सीरीज में कनेक्ट करते हैं। ठीक है, ऑलवेज कनेक्टेड इन ए सीरीज इन द इलेक्ट्रिक सर्किट। थर्ड पॉइंट इज दैट फ्यूज इज ऑलवेज कनेक्टेड इन द बिगिनिंग ऑफ द इलेक्ट्रिक सर्किट। ये वेरी इंपॉर्टेंट है कि सर्किट के शुरुआत में ही हम लोग फ्यूज लगाते हैं, क्योंकि अगर मिडिल में लगाएं या एंड में लगाएंगे तो उससे पहले जो अप्लायंसेस हैं वो तो पूरी तरह से डैमेज हो जाएंगे। तो अगर सीरीज में शुरू में ही लग गया है तो बाकी जो अप्लायंसेस है वो आराम से बच जाएंगे, डैमेज होंगे नहीं। और जो फ्यूज है वो वर्क करता है हीटिंग इफेक्ट पे। जैसे मैंने बताया, जो फ्यूज वायर है बेसिकली वो बहुत पतला होता है। अब उसमें अगर आप थिक कर देंगे तो वो आसानी से पिघलेगा नहीं, इसीलिए थिन वायर का यूज किया जाता है कि उसकी मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होती है और रेजिस्टेंस बहुत हाई होता है। तो रेजिस्टेंस हाई होगा मतलब हीट अप जल्दी हो जाएगा, और हीट क्योंकि लो मेल्टिंग पॉइंट है तो आराम से वो पिघल जाएगा, और पिघल जाएगा तो ये फ्यूज क्या है, ये वायर जो है वो ब्रेक हो जाएगा और इलेक्ट्रिक करंट पास ही नहीं होने देगा। तो इसका मेन पर्पस जो है वो हीटिंग इफेक्ट पे ही ये इलेक्ट्रिक फ्यूज काम करता है। तो ये एक प्रोटेक्टिव डिवाइस है, वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आ गया होगा। ये चैप्टर इसी के साथ कंप्लीट हो जाता है। जो पुराना बुक था एनसीईआरटी का उसमें इलेक्ट्रिक मोटर्स, जनरेटर्स के बारे में या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में दिया गया था, लेकिन रैशनलाइज्ड जो सिलेबस है, न्यू सिलेबस, उसके अकॉर्डिंग यही सब टॉपिक्स थे जो मैंने कवर कर चुका हूँ। तो उम्मीद करता हूँ आपको बहुत डाउट्स क्लियर हो चुके होंगे। मैं नेक्स्ट थर्ड पार्ट लाऊंगा जिसमें हमने थर्ड पार्ट में मेनली हम लोग इससे इस चैप्टर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर, हर टाइप ऑफ क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करेंगे। तो उस पार्ट को भी ज़रूर देखिएगा, और अगर ये पार्ट अच्छा लगा है, समझ में आया है या कुछ डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। लाइक करके ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगा है, एंड शेयर कीजिए दोस्तों के साथ। एंड सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। आप इंस्टाग्राम पे भी मुझसे जुड़ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, टिल देन बाय बाय, जय हिंद।